अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। छोटी सी वीडियो बनाना चाह रही थी। मेरे पास लास्ट 2 डेज़ में 2 ऐसे बच्चे आए हैं जिनको बिहेवियरल इश्यूज़ थे, लेकिन पेरेंट्स उनको लाने में देर कर देते हैं। अब इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि पेरेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफ़िकेशन नहीं कर पा रहे होते कि बच्चों में कोई नफ्सियाती मसाइल भी हैं। आइडेंटिफ़िकेशन मतलब कि जो है वो शनाख्त नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। और दूसरी जो वजह है वो हमारे पास ये हो सकती है कि पेरेंट्स जो हैं वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं इन इश्यूज़ को। वो उनकी डिमांड्स को पूरा कर देते हैं कि अच्छा एक इकलौता बेटा है तो डिमांड्स कर रहा है तो पूरे कर देते हैं। और फिर जब वो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना पानी जब सर से गुजर जाता है तब वो उनको ले आते हैं हमारे पास कि अच्छा अब इनको तो कोई मसला है, क्योंकि तो माँ को भी मारता है तो बाप को भी मारता है, हाथ उठाता है माँ बाप पे। अब 14 ईयर या 15 ईयर का बच्चा माँ बाप पे हाथ उठाता है तो उनको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर वो ले आते हैं। लेकिन इससे पहले कि जितने भी इश्यूज़ होते हैं तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो मैं सबसे पहले तो कुछ अलामात बताना चाहूँगी कि जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है, स्पेशली पेरेंट्स को, कि उनके बच्चों में कोई मसाइल हैं। सबसे पहले तो अगर हम बच्चे की बात करें तो तकरीबन ये अब बच्चों में भी कैटेगरीज़ होती हैं हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन जब बच्चा पैदा हो जाता है, अब वहाँ से लेकर तकरीबन 18 ईयर्स तक के हम बच्चे को ही बच्चा कंसिडर करते हैं, ठीक है, टीनेज तक, ठीक है। फिर इसमें अर्ली चाइल्डहुड, मिड चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड भी आ जाता है। फिर उसके बाद एडल्टहुड आना एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाता है। तो व्हेन इट कम्स टू चाइल्डहुड, ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम 8 ईयर्स से तकरीबन 8 ईयर्स से 18 ईयर्स तक। अगर हम इसकी बात करें, अब 8 ईयर्स से पहले के जो बच्चे होते हैं या 7 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं वो टेम्पर टेंट्रम्स शो करते हैं। टेम्पर टेंट्रम्स का मतलब ये है कि वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, वो बातों बातों पे ज़िद करते हैं। तो वो डेवलपमेंटली जो है वो एक अप्रोप्रिएट है, मतलब वो नॉर्मल है। लेकिन अगर इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल 8 साल या 7 साल के बाद जो है बच्चा बदतमीज़ी करता है, बात नहीं मानता, ठीक है, और बाहर बहुत ज़्यादा फिरता है, घर के अंदर टिकता नहीं है वो। और इसके अलावा ये कि डिसोबीडियंट हो जाता है। डिसोबीडियंट का मतलब ये है कि बात नहीं मानता, ना माँ की बात मानता है ना बाप की बात मानता है, हर बात से वो इनकार करता है। सिबलिंग्स अपने बहन भाइयों के साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं लगती, ठीक है, और बहन भाइयों के साथ उसकी नहीं लगती, और जो बहन भाइयों के साथ उसकी नहीं लगती, गुस्सा बातों बातों पे गुस्सा करना शुरू कर देता है, ठीक है, और सब्र नहीं होता उसके अंदर, ज़िद करता है बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी चीज़ पे ज़िद करता है, छोटी छोटी डिमांड्स पूरी करवाने की कोशिश करता है, खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खाता, फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड करता है। तो जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं ये तकरीबन 7-8 ईयर्स के बाद जब बच्चों में आना शुरू हो जाते हैं तो फिर आप समझे कि उनको साइकोलॉजिकली कोई मसला है, ठीक है। मेन स्पेसिफिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिसोबीडियंस है। डिसोबीडियंस मतलब यह है कि बात का ना मानना, अपने पेरेंट्स की हर एक बात से इनकार करना, उनकी हर एक बात को जो है वो वैल्यू ना देना, ठीक है, और फिर उसके बाद और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना और जल्दबाजी, इम्पल्सिविटी भी इनका एक बहुत बड़ा एक सिम्टम होता है कि बड़े इम्पल्सिव हो जाते हैं इस एज में बच्चे भी, ठीक है। तो अब जब ये सिचुएशन आना शुरू हो जाती है तो माँ बाप को चाहिए कि इनको नफ्सियाती जो माहिर नफ्सियात होते हैं उनके पास लेकर जाना चाहिए। जैसे उस दिन एक बच्चा आया था मेरे पास, उनको अगर मैं कहूँ तो मेनिया के सिम्टम्स थे। मेनिया हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर होता है एक, जिसमें मूड स्विंग्स होते हैं। पहले एक इंसान मतलब एक ऐसा एपिसोड आता है उन पर जिसमें उनका मूड बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत बातें करते हैं, चलते फिरते बहुत ज़्यादा हैं, जगह पे बैठ नहीं सकते, बहुत एक्टिव होते हैं, ग्रैंडियोसिटी होती है, मतलब बहुत बड़ी अपनी औकात से बढ़ के वो उनकी सोच होती है, अपनी औकात से बहुत बढ़ के होती है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है, और ख़िदमत खल की तरफ बहुत ज़्यादा जाना। रिलीजियोसिटी भी इसमें आ जाती है कि बहुत ज़्यादा नमाज़ें वगैरह पढ़ लेना, या फिर एक तो यार रिलीजियोसिटी होगी या फिर रिलीजियोसिटी से बिल्कुल दूर गाने बहुत ज़्यादा सुनना, एक्सट्रीम गाने गाना, तो ये इनके अलामात होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बातें करना, मुख्तलिफ़ सोचें एक टाइम पे आना। तो ये सारे हमारे पास मैनिक फेज़ में होता है, मैनिक सिम्टम्स होते हैं। ये बाइपोलर डिसऑर्डर का एक एपिसोड है। फिर दूसरा एपिसोड जो है वो डिप्रेशन का होता है। डिप्रेशन के आपको सबको पता है कि क्या अलामात होती हैं, नाउमीदी हो जाना, दिमाग में नेगेटिव थाट्स आना, खुश ना रहना, ठीक है, और कभी कभी मायूसी की बातें करना, किसी लोगों से मिलना जुलना छोड़ देना, काम करना छोड़ देना, इंटरेस्ट ना रहना किसी भी चीज़ में। तो ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। तो एक फेज़ डिप्रेशन का होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों फेजेस आ सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि बच्चों में भी ये सिम्टम्स आना शुरू हो चुके हैं और बच्चों में भी ये सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। मेनिया के जो अलामात हैं ना वो बच्चों में भी आते हैं, उनको मेनिया डिसऑर्डर हो सकता है, मैनिक फेज़ उन पे आ सकता है।
अब इस चीज़ को अगर वो बच्चा फॉर एग्जांपल मेरे पास ना लाते और वो उस बच्चे को लेकर जाते किसी साइकेट्रिस्ट के पास, अब इस बच्चे की बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना बहुत आसान है, क्योंकि इस एज में बच्चों की लर्निंग जो काफ़ी तेज़ होती है, वो बहुत आराम से सीखते हैं। अगर अभी इस बच्चे को अगर वो लेकर गए होते किसी साइकेट्रिस्ट के पास, उसको मेडिसिन उसके हवाले कर दिए होते। अब 14 ईयर्स का बच्चा अगर वो अभी से मेडिकेशंस इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो आप खुद सोचें कि उसके दिमाग पे कितना असर पड़ेगा। उसकी सारी मोडालिटीज़ जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइफ की एरियाज़ हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं मेडिकेशंस के इस्तेमाल से। अब हमारे पास ये हो सकता है कि अब उसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अलामात तो मैंने आपको बता दी, आइडेंटिफिकेशन भी मैंने आपको बता दी। छोटी छोटी बातों पे ज़िद करना, अपनी बातों को मनवाना और डिसोबीडियंट शो करना, बात ना मानना, तो ये चीज़ इनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे उस पे अगर वो बच्चे को मेरे पास लेकर आए हैं, तो अब मेरा मेन जो काम है ट्रीटमेंट का, तो वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। उनके बिहेवियर्स को मॉडिफ़ाई करना, उनकी जो आदत है उनको चेंज, उनको तब्दीली लाना, ठीक है उनमें। अब उन पे अगर हम डिफरेंट जितने भी हमारी साइकोथेरेपीज़ हैं, अगर हम वो अप्लाई करते हैं और उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, तो इट मीन्स कि वो ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। अब चेंजेस भी बहुत टाइम से आएंगी, ये नहीं कि एकदम से चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। मैं हमेशा पेरेंट्स को एक बात करती हूँ कि आप लोग ये मत सोचें कि बस हम बच्चे को ला रहे हैं तो बस 1-2 महीनों में ठीक हो जाएंगे। नहीं, इट विल टेक टाइम, बहुत टाइम लगेगा इस पर। आप लोगों ने पेशेंस, आप लोगों ने सब्र शो करना होता है, तो ये चीज़ हमने बतानी होती है। एनी हाउ, तो ट्रीटमेंट का हमारा ये है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे काम कर रही हूँ मैं उन पे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उनके बिहेवियर मॉडिफाई करना, फिर उनमें ये चीज़ रियलाइज़ करवाना कि डिसोबीडियंस शो करने के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। अपनी बात हम बग़ैर, फॉर एग्जांपल असर्टिव वे में भी तो कर सकते हैं, तो उनको असर्टिवनेस की तरफ लेकर आना। तो ये जितनी भी चीज़ें हम इन पर काम करते हैं। अब यही बच्चा अगर मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर दे अभी से, जो कि इसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि साइकेट्रिक मेडिकेशंस जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं। तो साइकोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे उस बच्चे की बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो सकती है, साथ साथ में उसकी कॉम्बिनेशंस में चेंजेस आ सकती हैं। अब जो सोचने का एक ज़रिया होता है वो चेंज हो सकता है। तो एक वही बच्चा जो पहले ज़िद करता था, तो अब अगर उसके दिमाग में ये है कि मैं बग़ैर ज़िद किए भी बात मनवा सकता हूँ, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? अगर एक बच्चा जो पहले बात नहीं मानता था पेरेंट्स की, अभी अगर वो ये सोचता है कि नहीं मैं पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए, इट्स फाइन, तो अगर वो इस तरह से अपने एक्ट्स को चेंज करता है, तो क्या अच्छी बात नहीं है? डेफ़िनेटली अच्छी बात है। तो इस वजह से बिहेवियर मॉडिफिकेशन और साइकोथेरेपी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू हो सकती है। प्रॉपर उनकी साइकोथेरेपी की जाती है, प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। तो अब जब भी एक और चीज़ जिसमें मैं अक्सर उस बच्चे को मैंने देखा हुआ है, उनकी आदत है वो घरों से चोरियाँ भी करते हैं। वो घरों में छलांग मार के दूसरे घर की तरफ इंटर हो जाते हैं, वो चोरी करते हैं दूसरे घरों से, ठीक है। और आधी आधी रात तक वो बाहर घूमता रहता है वो बच्चा। तो आप खुद सोचें कि अगर एक बच्चे की ये अलामात है, तो क्या पेरेंट्स को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के पास, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, माहिर नफ्सियात के पास? ज़रूर करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर अभी से आप इस बच्चे को इग्नोर कर देते हो, तो इनमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आना शुरू हो जाता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आफ्टर 18 ईयर्स के बाद हम डायग्नोस करते हैं। जब वो 18 ईयर्स के बाद वो बच्चा हो जाता है और उसमें वो अलामात बिफोर 18 ईयर्स आ चुके होते हैं, तो उसको हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में शामिल कर देते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो इलाज है, वो ट्रीटमेंट है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है और उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बजाय इसके कि आप अपने बच्चे को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ ले जाएं, उसका अभी से ही इलाज कराना शुरू कर दें। और याद रखें, इसमें टाइम लगेगा। अगर हमारे पास कोई भी अल्लाह दिन का चिराग नहीं है कि बस डायरेक्ट मैं यूँ घुमाऊँ और मैं उस बच्चे को चेंज कर दूँ, इसमें टाइम लगेगा। मेरे पास एक क्लाइंट है OCD का, और OCD के ये होता है कि बहुत ज़्यादा एक हम उसको चिंजन मरज़ थे, पश्तो में हम उसको ये कहते हैं, ठीक है। तो वहम का जो मरज़ होता है। तो अभी माशाल्लाह से मेरा 5th मंथ है और ऑलमोस्ट उसका मैं कहूँ कि 90% उसके सिम्टम्स ख़त्म हो चुके हैं। तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। स्टार्टिंग में तकरीबन 3 मंथ्स वो मतलब वीक में उसके 2 सेशंस होते थे। अभी इस मंथ से मैंने उसके वीक में 1 सेशन रखा है। तो आप खुद सोचिए कि इतने सेशंस के बाद कहीं जाके वो ठीक हुआ है। तो इट टेक्स टाइम, कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती। मेडिसिन तो नहीं है कि बस डायरेक्ट अफेक्ट कर ले। अगर आप लोगों को लगता है कि मेडिसिन जब वो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं तो एक अच्छी बात है हमारे पास, तो फिर ठीक है। मेडिकेशन से ये होता है कि आप उससे जान भी नहीं छुड़ा सकते हो, आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूसली आप उसको यूज़ करोगे, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, तो वो भी साइड इफ़ेक्ट है, उसको भी देख ले फिर, ठीक है जी। तो ये चीज़ होती है कि बच्चों में अक्सर हम इस शनाख्त को भूल जाते हैं, और टीन ईयर के बच्चे ख़ास तौर पे, इनमें इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा होती है, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं ये लोग। और दूसरी मेन चीज़ ये होती है छोटी छोटी बातों पे पिस्टल्स की तरफ जाना।
बंदूकों की तरफ जाना, इस चीज़ में इनका जो शौक़ होता है एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने माइंड में रखें कि जब भी आप अपने बच्चों को देखते हैं कि वो पिस्टल्स की तरफ उनका बहुत ज़्यादा शौक़ है, एक तो एक चीज़ होती है नॉर्मल होती है, टीन एज में ये चीज़ अब नॉर्मल भी है। अगर आप 15, 16, 17, 18 ईयर्स के बच्चों की बात करें, 20 तक या 25 तक, तो ये 25 भी नहीं बल्कि 22 तक, तो ये एज एक नॉर्मल सी एज है कि जिसमें बच्चों का जो रुझान होता है वो इन चीज़ों की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसके पीयर्स या जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, इर्द गिर्द के जो बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, तो समहाउ इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल छोटी छोटी बात पे जाके पिस्टल्स को उठाना और हर बात पिस्टल की तरफ लेकर जाना, तो ये चीज़ जो है वो उनमें गलत हो सकती है। कल को वो कोई भी ऐसा एक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप लोगों को पछतावा होता है। तो उस पछतावे से बेहतर ये नहीं है कि आप लोग उसके टाइम पे इलाज करवा दें, ठीक है ना। तो नज़र रखें अपने बच्चों, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नज़र रखें। आप नज़र रखेंगे तो आपको पता होगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा कहाँ पे है। आपका बच्चा मोबाइल यूज़ करता है ना, तो देखिए कि वो मोबाइल में क्या देख रहा है, देखिए कि वो मोबाइल में किस चीज़ को चेक कर रहा होता है, वो क्या टाइम किस चीज़ पे इतना टाइम गुजारता है। ट्रेडिंग पे गुजारता है, वेल एंड गुड, ठीक है। कोई सबक का मोस्ट स्टोरीज़ देखता है, वेल एंड गुड। कोई बुक रीड करता है, वेल एंड गुड। कोई मूवी देखता है, कोई व्लॉग्स देखता है। आजकल बच्चों में व्लॉग्स देखने का जो एक वो भूत चढ़ चुका है, उसको थोड़ा ख़त्म करने की कोशिश करें। सो द मोस्ट सिंपल थिंग इज़ कि जस्ट उन पे चेक एंड बैलेंस रखें। अब उन बच्चों में खुद ही चेंजेस लाना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। और कभी भी आप लोग अपने बच्चों में शनाख्त करते हैं कि उनमें इश्यूज़ हैं, कोशिश करें कि उनको रिपोर्ट करें, किसी भी माहिर नफ्सियात के पास जाएँ, उनको लेकर जाएँ और फिर उनको थोड़ा सा माहिर नफ्सियात को भी टाइम दें कि वो उसकी नफ्सियात पे समझें और उसकी नफ्सियात पे काम करें, और फिर बच्चे को भी टाइम दें कि उसको अपनी नफ्सियात बदलने में टाइम लगेगा, ठीक है जी। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और किसी को भी कोई इशू हो तो आप लोग बेशक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।